नमस्कार साथियों, आरएस की नई वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के साथ ही आरएस प्री और मेंस के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और यहाँ तक कि हमारे जो आरएस प्री है उसके लिए निश्चित आपके शेड्यूल भी आगे जारी कर दिया गया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया है तो कई सारे विद्यार्थियों की फिर से जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई है। कई सारे जो विद्यार्थी होते हैं उनकी समस्याएं फिर से आई है। हालांकि विद्यार्थियों जो पहली बार तैयारी करते हैं उन विद्यार्थियों की जिज्ञासाएं और समस्याएं तो लाजमी है, होनी चाहिए उनको। लेकिन जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं, जो पहले प्री पास कर चुके हैं या फिर प्री के एग्जाम बैठ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको अब किसी प्रकार की जिज्ञासाएं और समस्याएं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी तैयारी के दौरान खूब सारी समस्याओं का सामना भी किया होगा और कई स्रोतों से उस समस्याओं का समाधान करने का भी उन्होंने प्रयास किया होगा। हालांकि विद्यार्थियों यूट्यूब पर आरएस से जुड़ी रणनीति से देखने से ये अच्छा है कि आप अपनी किताबें खोलें, आप अपनी नोट्स खोलें और उन्हीं को बार बार पढ़ें। बार बार पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में अपना आप रणनीति बनती जाएगी। लेकिन फिर भी कई सारे विद्यार्थी ये अपनी बात पहुंचाते हैं, तो कई सारे विद्यार्थियों से बात करने के बाद में मैंने कुछ आपकी समस्याओं, कुछ जिज्ञासाओं को यहाँ पर नोट किया है और उनको बहुत ही कम समय में हम आपके इनको जिज्ञासाओं का कुछ हद तक हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मेरी आपसे फिर से यही आपके प्रकार से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कहीं से भी कोई भी वीडियो देखें तो एक बार देखें, उसके बाद में कोई रणनीतिक वीडियो नहीं देखें। कोई ऐसा आपके यूट्यूब पर कोई सर्च नहीं करेंगे आरएस की तैयारी कैसे करें, क्या करना चाहिए। एक बार आपने कहीं से देख लिया, एक बार आपने किसी अध्यापक से आपने पूछ लिया, अपने किसी मित्र मंडली से पूछ लिया, उसके बाद में आप अपना समय खराब नहीं करें। आप अपनी किताब उठाइए, आप अपने नोट्स उठाइए या किसी भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, उस कोचिंग से जुड़े हुए जितने भी आपके साथी हैं उनसे बातचीत कीजिए और आप तैयारी में लग जाए। अब हम यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं विद्यार्थियों आरएस से जुड़ी आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं की। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहली बार इस परीक्षा को देंगे, तो हम उनकी भी बात करेंगे और उन विद्यार्थियों की भी बात करेंगे जो इस एग्जाम को एक या दो बार दे चुके हैं। तो हम दोनों की समस्याओं को लेने का प्रयास करते हैं। तो कुछ मैंने आपके 10 के आसपास से समस्याओं का आपके मैंने नोट किया है, जिज्ञासाओं को नोट किया है। एक एक करके हम जिज्ञासाओं को लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके जो ये आपकी आरएस है, इसके आपके सामान्य परिचय की बात कर लेते हैं। हालांकि जो विद्यार्थी इस एग्जाम को दे चुके हैं उनके लिए अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, सीधी सी बात है। आरएस प्री की जो प्रकृति होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। इसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का आपकी एक प्रश्न पत्र होता है और 1/3 1/3 इसमें आपके माइनस मार्किंग होती है। समय आपको 3 घंटे का दिया जाता है और आरएस प्री केवल एक आपके क्वालिफाई पेपर है। आप कितने भी नंबर लाए उन नंबरों को आपके मेंस और इंटरव्यू आपके नहीं जोड़ा जाता। तो इसकी सामान्य सी प्रकृति है। जो बच्चे पहले बार एग्जाम दे रहे हैं ये मैंने उनके लिए बताया है। तो सामान्य तरह की बातें हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा आपके इसमें और बिल्कुल इनमें जितने भी आपके नंबर आएंगे ना तो आपके मेंस में जुड़ेंगे ना आपके इंटरव्यू जुड़ेंगे। सामान्य बातों के बाद में जो दूसरी यहाँ पर हमें एक जिज्ञासा देखने को मिली है, एक समस्या देखने को मिली है, सर ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है तो इसकी मेरिट कहाँ तक रहती है। तो विद्यार्थी, कोई भी अध्यापक एग्जाम होने से पहले और एग्जाम होने के बाद में जब तक रिजल्ट नहीं आता वो सटीक मेरिट का अनुमान आपके नहीं लगा सकता। हम केवल एक बातचीत कर सकते हैं जो हमारी पिछली भर्ती परीक्षाओं की मेरिट क्या रही है। जैसे अगर मैं आपके 2013 जब से आपके आरएस का पैटर्न बदला है, 2013 से लेकर 2025 इसके बीच के अंदर जो भी आपके 6 एग्जाम हुए हैं, अगर मैं उन 6 एग्जामों की चर्चा करूंगा तो आप देखेंगे कि एक बार ऐसा हुआ है कि आपके आरएस प्री की मेरिट आपके 100 नंबर गई है। केवल एक बार हुआ है, ये मैं मार्क की बात कर रहा हूं आपके 100 मार्क्स, एक बार ऐसा हुआ है कि 100 नंबर पर आपकी मेरिट गई है। उसके अलावा अगर आप 2013 की बात करेंगे तो वहां हमें 63 नंबर पर मेरिट दिखाई दे रही है। 2016 की बात करेंगे तो 78 पर है। 2018 की बात करेंगे तो 76 नंबर पर आपके आरएस की मेरिट रह रही है। इसी प्रकार 2021 की बात करेंगे तो 84 रह रही है और जो पिछली आपकी वैकेंसी हुई उसमें तो आपके मेरे हिसाब से 71 के आसपास आपकी मेरिट रही है। एक मोटा मोटा अनुमान यह है, अगर हमें जो आपके एक वैकेंसी को छोड़ दें जो आपके 2023 में हुई थी जहां पर हमें 100 नंबर आपके आसपास मेरिट दिखाई दे रही, उसको अगर आप छोड़ देते हैं 2023 की भर्ती को, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो 2013 से लेकर 2025 के बीच में कोई भी ऐसी आपके आरएस भर्ती नहीं हुई है जिसकी आपकी मार्किंग, मेरिट की मार्किंग आपके 90 के आसपास हो। आप देखेंगे 2021 के अंतर्गत हाईएस्ट हमें मेरिट दिखाई दे रही है 84 नंबर की। तो एक सामान्य से अगर हम अनुमान लगाए, एक जो बालक जिसके अंदर जिज्ञासा होती है कि सर इसकी मेरिट कहां तक रहती है, इतनी बड़ी भर्ती है, तो हमें एक अनुमान लग जाएगा। तो मैं मोटे मोटे रूप से कहता हूं, अगर आप किसी भी आरएस प्री के एग्जाम बैठते हो, अगर आपके 80 से 90 के बीच में आपके मार्क आ रहे हैं, 80 से 90 के बीच में अगर आपके मार्क आ जाते हैं प्री के अंदर, तो निश्चित रूप से
लगभग लगभग आपके आरएस प्री क्लियर हो जाता है, केवल अपवाद को छोड़कर। जैसे एक बार आपकी मेरिट 100 के आसपास चली गई है, बाकी 2013 से 2025 के बीच में देखेंगे तो कभी मेरिट आपके 90 को टच नहीं की। अगर मैं आपके इसमें आपके सवालों की बात करूं तो अगर आपके 150 में से, अगर आपके 150 सवाल हैं और 150 सवाल में से अगर आपने 65 से 70 के आसपास अगर आपने सवाल कर दिए हैं, तो 65 से 70 के आसपास सवाल करने का मतलब हो गया लगभग लगभग आपके 85 से 92 नंबर के आसपास आपकी मार्किंग भी ठीक, क्योंकि एक सवाल 1.33 का होता है। तो लगभग आपके ये जो 70 नंबर के 70 जो आपके क्वेश्चन है, अगर वहां तक आप अटेंड करते हो तो निश्चित रूप से 150 में से बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आपकी आरएस प्री पास हो जाएगी। लेकिन ये केवल अनुमान है, हर बार आपके एग्जाम जो प्रकृति उसकी बदलती आ रही है, हम पहले इसमें कोई अनुमान नहीं लगा सकते। एक सामान्य सी बात है कि हमेशा इसकी जो आपके मेरिट होती है वो 50% से कम ही रहती है, 40 से 45% के बीच में इसकी मेरिट रहती है। नंबर की ओर जाएंगे तो अगर आपके नंबर 85 से 90 के बीच में अगर नंबर है, सवालों की ओर जाएंगे तो 65 से 70 के आसपास अगर आपके सवाल सही होते हैं, जो पिछली भर्ती है उसका आधार क्रम के है, तो यही आपकी मेरिट रहती है। तो इस प्रकार से दो हमारी जिज्ञासाएं होगी है, एक इसकी सामान्य प्रकृति को लेकर, एक इसकी मेरिट को लेकर। देखिए समय इसमें थोड़ा सा लगेगा, लेकिन हम आरएस जुड़ी सारी बातें कर लेंगे, जितने हमने बच्चों से बातचीत की है तो वो सारी बातें इसमें आ जाएगी। फिर कोई वीडियो नहीं देखना है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फिर अपनी तैयारी में लग जाएं और उसमें समय खराब नहीं करें। तो तीसरी जो बच्चों की जिज्ञासाएं है, सर इसकी हम तैयारी करें कैसे। जैसे ही हमारे सामने सवाल आता है तो हमारे सामने इसके दो उत्तर निकल कर आते हैं। एक तो क्या सर हम व्यक्तिगत तैयारी करें या फिर किसी कोचिंग संस्थान से हम जुड़े, ये एक और प्रश्न हमारे सामने आता है। अब विद्यार्थी यहाँ मैं स्पष्ट करने देना चाहता हूँ कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे या जो आने वाले एग्जाम देंगे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, या जिसने अभी फाइनल ईयर की है पहली बार इस भर्ती परीक्षा बैठेगा, तो जो बच्चे आपके नए हैं, एक प्रकार से नए स्टूडेंट है, उनको विद्यार्थियों क्या करना चाहिए, आपके कोचिंग करनी चाहिए। जो बच्चे आपकी पहली बार एग्जाम में देंगे उनके लिए कोचिंग का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोचिंग करने का फायदा ये होता है विद्यार्थियों, आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़े, चाहे ऑनलाइन जुड़े चाहे ऑफलाइन जुड़े। अगर आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपके लिए ऑनलाइन सही रहेगी। अगर आप जॉब में नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, एक विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी विद्यार्थी हैं, तो आप ऑफलाइन कोचिंग संस्थान ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि आपको पूरे सिलेबस की जानकारी मिल जाती है। आप उस सिलेबस के चारों ओर चक्कर लगा देते हैं, भले कोचिंग संस्थान से कितने सवाल आए वो मायने नहीं रखते, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाता है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या है, कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए, कौन सी चीजें हमको छोड़नी चाहिए। ये चीजें हमें उस माहौल में पता लगती है। जैसे अगर हम कोचिंग करते हैं तो फिर इससे जुड़ी एक और समस्या आती है कि सर हम जो प्री की आपके कोचिंग करें या फिर आपके मेंस की कोचिंग करें, ये हमारे सामने एक और समस्या आ जाती है। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब हम पहले इस समय चर्चा कर रहे थे, कभी भी तैयारी प्री की नहीं होती है, हमेशा तैयारी मेंस की होती है। इसलिए प्री से जुड़ा मैं कभी कोई आपकी वीडियो अपलोड करने से बचता हूँ, क्योंकि केवल आप प्री की तैयारी करेंगे तो अध्यापक भी आपको धोखा दे रहा है और विद्यार्थी खुद भी अपना आपको धोखा दे रहा है। कभी भी प्री की तैयारी नहीं होती है, हमेशा मेंस की तैयारी होती है, क्योंकि प्री का जो 90% सिलेबस है वो आपके मेंस में। तो कोचिंग करते वक्त आपको ध्यान रखें, आपको प्री प्लस मेंस दोनों की कोचिंग करनी है, या फिर कोई कोचिंग संस्थान फाउंडेशन कोर्स कराते हैं तो फिर आप फाउंडेशन कोर्स ही करना है। तो आप ये बात ध्यान रखनी कि केवल प्री की कोचिंग करने से कुछ नहीं होगा, प्री क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो मेंस में आप अटक जाएंगे। तो केवल नए विद्यार्थी कोचिंग करें, और कोचिंग वो आपके मेंस प्री दोनों की करें, या फिर फाउंडेशन कोर्स ले जहां पर दोनों चीजें आपको बताई जाती है। अब दूसरी बात, जो बच्चे एक दो बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिन्होंने एक दो बार प्री क्लियर भी कर लिया या नहीं भी किया है, जो पुराने विद्यार्थी हैं उनके लिए तो एक बात सीधी सी है कि आपको कोचिंग नहीं करनी है। कोई आवश्यकता नहीं आप कोचिंग करने, क्योंकि अगर आपने एक या दो बार अटेम्प्ट दे लिया है तो आपको मोटे मोटे रूप से इस भर्ती परीक्षा के सिलेबस की जानकारी हो चुकी है। आपने इतने सारे वीडियो देख लिए होंगे, मेरे हिसाब से आपने इतने सारे अध्यापकों से बातचीत कर ली होगी, अपने मित्रों से बात कर ली होगी, कि एक बड़ा खाका इस परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके दिमाग में बन गया है। अब आपको क्या करना है, अपना पर विश्वास रखना है। जिन बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, जो सिलेक्शन के नजदीक है, उनसे वार्ताएं करिए, उनसे बातचीत करिए, उनसे अपनी समस्याओं को आप जोड़िए, और बातचीत करने से उनका कहीं ना कहीं आपके सकारात्मक परिणाम निकल कर आएगा। तो जो पुराने विद्यार्थी हैं कोचिंग के चक्कर में नहीं रहे, और वो अपने सिलेबस उठाएं, अपने किताबें उठाएं, अपने नोट्स उठाएं, और एक बेहतर रणनीति के साथ आप उसको अध्ययन करें। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि कौन से विद्यार्थियों को कोचिंग करनी चाहिए, कौन से विद्यार्थी कोचिंग नहीं करनी चाहिए। कोचिंग करने से हमें एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी, एक जो विशेष तौर की सावधानी है वह हमारा ध्यान देना चाहिए कि कोई भी कोचिंग संस्थान आप ज्वाइन करते हो, जैसे मान लो प्री के लिए कर ले, तो आप जैसे हमने कह दिया कि प्री के लिए नहीं करनी है, आपको दोनों प्री और मेंस दोनों के लिए करनी है, लेकिन जैसे भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है,
एक बात तो फिक्स होनी चाहिए, अगर आपने प्री की कोचिंग ज्वाइन की है तो 1 माह पूर्व आपका सिलेबस हो जाना चाहिए, और अगर आप मेन से जुड़े हुए हो तो कम से कम आपके 2 माह पूर्व आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। यानी प्री से पहले आपके पास 30 दिन का समय होना चाहिए और मेन से पहले लगभग आपके पास 2 महीने का समय होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अंतिम 1 माह होता है, उस अंतिम 1 माह में केवल और केवल आपका रिवीजन होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी नया स्रोत आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी नई बुक नहीं पढ़नी है, कोई भी नई नोट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, कोई भी यूट्यूब पर मैराथन क्लास नहीं लेनी है, कोई भी रणनीतिक वीडियो नहीं देखना है, कुछ भी नहीं करना आपको। अंतिम 1 माह केवल और केवल आपका रिवीजन का, इसके साथ में जो PYQ और जो MCQ होते हैं आप उनको निकालेंगे। इसके अलावा कोई और रणनीति आपका इस्तेमाल नहीं करना आपको। और मेन से तो क्योंकि मेंस में 4 पेपर होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, 18-19 का सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो वहां तो कम से कम 2 माह पूर्व आपके पास समय होना चाहिए, ताकि जितना कुछ आपके पास चीजें इकट्ठी हो चुकी है उनको समेटा जा सके, उनका बार बार रिवीजन किया जा सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कोचिंग करते वक्त आपको इस प्रकार की सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं है कि 20 तारीख को आपके एग्जाम है, 19 तारीख को आप कोचिंग के अंदर बैठे हो, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है, बहुत कम है। अगर हो भी जाएगा तो फिर आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो जैसे मान लीजिए कोई युद्ध करने जाते हो और जैसे युद्ध हो रहा है, कल युद्ध होने वाला है और उससे एक दिन पहले आप उठकर अपनी सेना तैयार करने चाहते हो, तो कैसे संभव होगा? जब हमें पहले ही पता हो जाएगा कि इस तारीख युद्ध होगा, इस तारीख को संघर्ष होगा, और उसे 1 माह पहले जब हम रणनीति बनाएंगे बेहतर तरीके से, तब कहीं ना कहीं उस संघर्ष में हमारे सफलता की जो मात्रा है बढ़ जाएगी। तो कोचिंग किसको करनी चाहिए इसके बारे में बात कर ली, किसको नहीं करनी चाहिए इसके बारे में बात कर ली। कोचिंग करते वक्त हमारे सामने क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए, उसके बारे में बात कर ली। तो बच्चों से बात करते हुए सामान्य जो बातें थी, सामान्य इस भर्ती परीक्षा क्या प्रकृति उसकी बात कर ली, मेरिट को लेकर जो संशय है वो हमने बात कर ली। इसके बाद में जो आपके कोचिंग से जुड़े कुछ आपकी जिज्ञासाएं हैं उनको भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन विषयों का क्या वेटेज रहा है पिछली भर्ती परीक्षाओं में, और हमें किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से जो चौथी जिज्ञासा है वो हमारे विषयों से लेकर है। अब विषयों से लेकर इसके अंदर भी कई सारी जिज्ञासाएं बनती हैं। तो पहली जिज्ञासा तो ये आती है कौन कौन से विषय आते हैं। फिर दूसरी हमारी जिज्ञासा बनती है कौन कौन से विषयों का ज्यादा महत्व होता है, और अंतिम ये था कि सर हम अपनी प्रकृति के अनुसार किन किन विषयों का चयन करें। तो सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर मैं विषयों को 2 भागों में बांट देता हूं। जैसे अगर आप प्री का सिलेबस देखेंगे तो उस प्री के सिलेबस में विद्यार्थियों एक तरफ तो आपके जो राजस्थान से जुड़े विषय हैं, और दूसरी तरफ जो आपके भारत से जुड़े विषय हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए RS प्री के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति आती है। तो इस प्रकार से भारत के संदर्भ में भी यही बात है, भारत के अंतर्गत भी हिस्ट्री और आपकी कला संस्कृति आती है। दूसरा अगर बात करेंगे राजस्थान का जो भूगोल है वो हमें इस सिलेबस में दिखाई दे रहा है। तो भारत की बात करें तो यहाँ भारत का भी भूगोल है, इसके साथ में हमें RS प्री के अंतर्गत विश्व भूगोल भी आपके दिखाई दे रहा है। दोनों बातें आपके। इसके अलावा आपके राजस्थान की जो राजनीतिक और जो आपके प्रशासनिक जो आपकी व्यवस्था है वो दिखाई दे रही है। तो भारत के संदर्भ में भी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आती है। एक जो चौथा विषय है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रश्न भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी भारत की अर्थव्यवस्था जुड़े आपके प्रश्न दिखाई देंगे। एक मोटे मोटे रूप से ये छोटा सा आपके वर्गीकरण हो गए। इनके अलावा भी सब्जेक्ट उनकी भी बात करेंगे। जो 4 जो आपके मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये आप देखेंगे भारतीय संदर्भ में पूछी जा रही है और राजस्थान के संदर्भ में पूछी जा रही है। एक ज्योग्राफी के लेकर उसमें एडिशनल है, ज्योग्राफी आपके जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, विश्व भूगोल है, उनसे जुड़े प्रश्न भी आपके पीढ़ी के अंदर आते हैं। अब सर किस किस विषय से कितने कितने सवाल आते हैं उसकी बात करें तो ये एक मोटा मोटा अनुमान नहीं है। आप ये तय नहीं कर सकते कि ये सवाल इसी सब्जेक्ट का है। जैसे अगर मान लीजिए कोई उद्योग से जुड़ा सवाल आ गया जो करंट पर आधारित हो गया और वो उद्योग का टॉपिक आपके भारत के भूगोल में भी है, तो आप तय नहीं कर पाओगे कि ये सवाल भारत के भूगोल से आया है हमारे करंट से आया हुआ। तो कुछ ऐसे आपके टॉपिक्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स में भी होते हैं और आपके ज्योग्राफी में होते हैं, तो वहां भी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये सवाल ज्योग्राफी का है या फिर आपके इकोनॉमिक्स का है। लेकिन हम मोटे मोटे रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ से कितना सवाल आए हुए हैं। जैसे राजस्थान में पिछले कुछ भर्ती की बात करूंगा तो राजस्थान कला और संस्कृति से लगभग आपके 17% आते हैं। अनुमान मोटा मोटा, आप सही नहीं माने, 1-2 कम भी हो सकते हैं। जो राजस्थान का जो भूगोल है उनसे लगभग आपके 11% आए हुए हैं। राजस्थान की जो राजनीति है उनसे हमें 14 सवाल देखने को मिले हैं और
जो आपके अर्थव्यवस्था है उनसे हमें 13 सवाल देखने को मिले। तो अगर हम राजस्थान की केवल बात कर लेंगे तो प्री के अंतर्गत आप देखेंगे लगभग आपके जो 55 प्रश्न हैं वे केवल और केवल आपके राजस्थान से जुड़े हुए हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारतीय इतिहास और कला संस्कृति से हमें 9 प्रश्न दिखाई देते हैं। और अगर जो विश्व का भूगोल है, भारतीय भूगोल है, वहां की बात करूं तो वहां हमें 11 प्रश्न दिखाई देते हैं। इसी तरह जो आपके राजनीति और इकोनॉमिक्स हैं तो वहां से हमें आपके 10 और 9, राजनीति से आपके 10 सवाल और यहाँ हमें अर्थव्यवस्था लगभग आपके 9 सवाल दिखाई देते हैं। टोटल मेरे हिसाब से आपके 39 आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे जो आपके 55 प्लस 39, तो ये आप अब देखोगे लगभग आपके ये 94 प्रश्न हो गए हैं वो भारत और राजस्थान के जो जीके है, सामान्य ज्ञान है, वहां से पूछे जा रहे हैं। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब हमने शुरुआत में बात की थी हमने ये देखा था कि अगर आपके 65 से लेकर आपके 70 प्रश्न अगर आपके सही होते हैं, क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं तो आपकी प्री आप पास कर लेते हैं। अब आप देखोगे कि इस 65 से 70 के जो आपके प्रश्न, इसमें राजस्थान का कितना बड़ा रोल है। केवल अगर आपने राजस्थान ढंग से कर ली तो 90% आपका चांस है कि आपका प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। राजस्थान को आपने अगर मजबूत कर लिया तो न केवल आपके प्री में काम आएगा बल्कि आपके मेंस में भी काम आएगी, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी आपके जैसे आते हैं, जैसे विद्यार्थी आपके साइंस एंड टेक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक जो आपका आता है उससे लगभग आपके 16 सवाल पूछे गए हैं। और जो मैथ्स प्लस रीजनिंग है उनसे आपके 20 सवाल पूछे गए हैं और जो आपके करंट है उनसे भी आपके 20 सवाल पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर विद्यार्थियों 1994 में से अगर आप ये जोड़ देंगे तो लगभग आपकी जो प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी आपके 150 हो जाएगी। इस प्रकार से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस विषय से कितने सवाल पूछने की संभावना रहती है। अभी अगर आपको जब ये पता लग जाता है किस विषय से कौन सवाल आ रहे हैं तो अब आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने राजस्थान वाला जो आपके ये पाठ्यक्रम है इसको इतना मजबूत कर लीजिए कि कोई दूसरा जो सामान्य विद्यार्थी जितने सवाल सही करके आएगा आपका सवाल उससे अधिक सही होगा, पहली बात तो ये। और उसके साथ आप भारतीय जो सामान्य ज्ञान है उसको भी मजबूत कीजिए। ये दोनों चीजें मजबूत करने से लगभग आपके जो 94 जो प्रश्न है वो आपके हाथों में होंगे। और अगर आप 94 में से अगर आप 70 सवाल भी करके आ जाते हैं वहां पर तो मेरे हिसाब से फिर ये जो चीजें हैं उनकी इतना आपके मायने नहीं रखेंगे। हालांकि ये भी चीजें महत्वपूर्ण हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे अगर वो भारतीय सामान्य ज्ञान और राजस्थान के सामान्य ज्ञान मजबूत कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वो आपके प्रारंभिक परीक्षा पास करने की बिल्कुल पास खड़े रहेंगे। और अगर आप इन 94 में से ये करंट के और 20 जोड़ देंगे, इन 94 में आपको ये करंट के 20 जोड़ देंगे तो लगभग आपके सवाल 114 बन जाएंगे। तो फिर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आप फिर आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया जो बच्चे कहते हैं सिर्फ कौन कौन से विषय आते हैं। हालांकि जो आपके नोटिफिकेशन आउट हुआ उसके साथ पाठ्यक्रम भी आया हुआ है, उस पाठ्यक्रम के अंदर बता दिया गया है कि कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, सारा आपको दिए हुए। या मैंने आपको सामान्य बात बताने की कोशिश की, अनुमान लगाया पिछले 3-4 पेपरों से कि कहाँ से कितने सवाल आपके पूछे जा रहे हैं और इनको देखने से आइडिया लग जाता है कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, किसकी तैयारी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि किस विषय से क्या आपके पूछा जा रहा है। अब विद्यार्थियों इनको पढ़े कैसे, एक ये भी समस्या कि सर इनको पढ़े कैसे। तो मैं फिर कह रहा हूं जो आपके राजस्थान वाला पोर्शन है, जो आपके भारत वाला पोर्शन है, इसके साथ में साइंस और टेक वाला है और करंट वाला है। मैथ्स रीजनिंग छोड़ दीजिए, केवल प्री में आता है, मेंस में नहीं आता है। तो जो राजस्थान का आपके जीके है, भारतीय जीके है, उसका साइंस और टेक है और करंट है, ये केवल प्री में नहीं आएंगे, ये आपके प्री में भी हो गए, आपके मेंस में भी हो गए और कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू होगा वहां पर भी आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके 3 आपके जो आपके स्टेप साथ में चलेंगे। तो जब आप इनको पढ़ो तो ध्यान रखना इनको पढ़ते वक्त कभी भी प्री के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, इनको हमेशा मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर आपने गलती से प्री के अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो वापस प्री के एग्जाम होने के बाद वापस इनको पढ़ना पड़ेगा। इनको पढ़ते वक्त आपको सावधानी रखनी है। जब आप इन आपके सब्जेक्ट को पढ़ो तो सबसे पहली सावधानी यही है, राजस्थान प्लस भारत प्लस साइंस और टेक और प्लस आपके करंट, इनको आपको मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अगर इनका आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स भी आपके मेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ते हो तो वहां पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि एक तरफ आपने प्रजामंडल के नाम लिख दिए, एक तरफ उनके वर्ष लिख दिए, एक तरफ उनके नेताओं के नाम लिख दिए, काम हो गया। नहीं, ये तरीका काम नहीं आने वाला है।
राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन पढ़ो तो पता होना चाहिए प्रजामंडल कहते किसे हैं, प्रजामंडल गठन क्यों किया गया है, उनके उद्देश्य क्या है, कौन कौन क्षेत्र में प्रजामंडल गठन हुआ है, उन प्रजामंडलों की उपलब्धियां क्या है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने किस प्रकार से सहभागिता निभाई है, उसको इस प्रकार से आपको पढ़ना है। अगर आपने वो फर्जी तरीके से पढ़ लिया कि एक तरफ आपने क्रम लगा दिया, एक तरफ आपने सन लगा दी, एक तरफ आपने प्रजामंडल के नाम लिख दिए, एक तरफ आपने व्यक्ति लिख दिए और आपने सोच रहे हो मैंने प्रजामंडल पढ़ दिया, नहीं पढ़ा आपने प्रजामंडल, यहाँ सवाल आएगा ही नहीं मेंस के अंदर। मेंस के अंदर आपको तैयार होना बिल्कुल प्रजामंडल की विषय वस्तु क्या है, कहते किसे हैं, उसके उद्देश्य क्या है, उनमें किन किन व्यक्तित्व योगदान रहा है, उनकी उपलब्धियां क्या है, हर प्रकार की चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। नोट्स उसी प्रकार से बनाए जाते हैं, तो नोट्स हमेशा मेंस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, नोट्स प्री के नहीं बनते। अगर आपने मैं ये मानता हूं कि जो बच्चा इन सब्जेक्ट को प्री के अंदर पढ़ रहा है और वापस मेंस में इन सब्जेक्ट जीरो से पढ़ रहा है तो उसका मेंस क्लियर नहीं होगा। इन सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ना जो मैंने यहाँ लिखे हैं, राजस्थान प्लस भारत प्लस साइंस टेक करंट, जितने भी जो आपके हैं उनको ऐसे पढ़ना है कि जब आपके प्री हो जाए और मेंस की तैयारी करो तो केवल और केवल आपको रिवीजन ही करना है, पढ़ना नहीं है, केवल रिवीजन करना है। तो बाकी विद्यार्थी तो इनको पढ़ेंगे, उस समय आप रिवीजन करेंगे, तो जो समय बचेगा उनको आप दूसरे सब्जेक्ट में नियोजित करना है, दूसरे सब्जेक्ट में डिपॉजिट करना है। तो इस प्रकार याद रखेंगे, प्री की कभी तैयारी नहीं करनी है, मेंस की ही तैयारी करनी है। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो रिवीजन बड़ा अच्छा हो जाएगा इन सब्जेक्ट का, और दूसरा आपके जो समय बचेगा उसको आप दूसरे सब्जेक्ट में नियोजित कर सकते हो। एक और अगर आपको छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे मान लीजिए आपके राजस्थान के संदर्भ में मैं आपके इतिहास की बात कर लेता हूं। जैसे आपने मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ा आपके किसान आंदोलन का, तो प्री में क्या करते हो आप किसान आंदोलन को नाम ले लेते हो, कौन से किसान आंदोलन कब हुए हैं और कौन कौन नेतृत्व करता है वो पढ़ लिया। लेकिन मेंस में क्या होता है, किसान आंदोलन के आपको अर्थ आने चाहिए, राजस्थान किसान आंदोलन क्यों हुए, इसके पीछे कारण क्या है, किसान आंदोलन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, किसान आंदोलन कैसे आपके प्रजामंडल आंदोलन और कैसे आपके जनजातीय आंदोलन से इंटरलिंक थे, और उन किसान आंदोलन से राजस्थान की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा, उनकी क्या उपलब्धियां रही, इनको इस प्रकार से आपको पढ़ना है, तब जाकर आपके वो टॉपिक क्लियर होता है। तो मेंस के अकॉर्डिंग पढ़े, प्री के अकॉर्डिंग नहीं पढ़े, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो प्री भी अपने आप क्या हो जाएगी, आपकी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने एक बात क्लियर कर दी है कि सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं वो देख लिया, किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, एक सामान्य अनुमान हमें लगे, निश्चित नहीं माने एक दो आगे पीछे भी हो सकते हैं, वो भी देख लिया। विषय कौन कौन से आते हैं क्लियर हो गया, कौन सा विषय कितने मार्क का है ये भी क्लियर हो गया, कौन से विषय को कैसे पढ़े ये भी क्लियर हो गया, किस विषय पर ज्यादा हमें ध्यान देना है ये भी विषय हमारा क्लियर हो गया। तो एक और यहाँ बच्चों की जिज्ञासा वो भी हमारे शांत हो चुकी है। विषयों के बाद में अब हमारी जो अगली समस्या विद्यार्थियों वो है पुस्तकों से जुड़ी। पुस्तकें कौन सी पढ़े सर, हम बुक्स कौन सी पढ़े, तो इस संबंध में पहले भी हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि अब आरएस की वैकेंसी आ चुकी है तो साथ में फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कि किस विषय से हमें जुड़ी कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। लेकिन मैं एक बार फिर से कह दूं, मैं जो भी पुस्तकें बताऊंगा वो प्री के अकॉर्डिंग नहीं बताऊंगा, मैं मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। मेंस के अकॉर्डिंग बताने की जो आपके जो बुक्स हैं ये, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनसे आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा और मेंस में आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। इस विषय में आप ध्यान रखेंगे एक बात कि जो किताबें पढ़ें तो किताबें आप प्री के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ें, किताबें हमेशा आपके मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। मेंस के अकॉर्डिंग किताब पढ़ने से फायदा ये होता है, मेंस तो जैसे निकलेगी प्री भी निकल जाएगा, और जब मेंस एग्जाम देंगे तो नई किताबों को और आप भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमेशा सोर्स एक ही रखना चाहिए, एक सोर्स का ही हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें वो सोर्स अच्छे समझ में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर पहले राजस्थान के संदर्भ बात कर लूँ, जो राजस्थान से जुड़े हमारे विषय हैं उनकी अगर मैं बात कर लूँ तो जैसे आपके हिस्ट्री है और जो आपके आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए हम किस पुस्तक का हम सहारा लें, तो आपको ध्यान रखना है जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड जो अभी चल रही है उसके अंतर्गत एक तो 9th क्लास की बुक है, एक आपके 10th क्लास की बुक है। 9th क्लास में राजस्थान की इतिहास साहित्य और 10th क्लास में आपके राजस्थान कला और संस्कृति, जिसके बारे में पहले बातचीत की, मैंने आपको कवर पे दिखाया हुआ है। मार्केट में जाएंगे, किसी सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। कक्षा 9th और कक्षा 10th की आपको बुक पढ़नी है। इसके साथ में आपको जो पप्पू सिंह प्रजापत सर की पुस्तक है वो आपके पुस्तक जो राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति का है, लगभग आपके 99% यहाँ से आप कवर हो जाएंगे। अगर आप राजस्थान की अगर हम बात करेंगे इतिहास और कला संस्कृति की, अगर तो वहां अगर 17 सवाल आते हैं तो लगभग आपके 12 से 14 सवाल के बीच में यहाँ से आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे आपसे ज्यादा ही, लेकिन
पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से बार बार याद करेंगे, उनको गहनता समझने का प्रयास करेंगे तो और भी अच्छे क्वेश्चन आप निकालने का प्रयास कर सकते हो। तो राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति के लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 की राजस्थान बोर्ड की आपके जो छोटी छोटी बुक्स आती हैं, लगभग 60-70 पेज की बुक्स है वो, और उसके साथ कपूर प्रजापति की पुस्तक जिसमें हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल आपके समाहित किया गया है। तो इस पुस्तक का आप अध्ययन करें, ये प्री में भी काम आएगी और आपके मेंस में भी आपके अच्छे तरीके से काम आ जाएगी। आगे अगर मैं दूसरी बात करूं विद्यार्थी इसमें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान का जो भूगोल है सर, उसके लिए किस पुस्तक का सहारा लें, तो सब आप जानते हैं जो हरिमोहन सक्सेना सर हैं उनकी पुस्तक है, आप उस पुस्तक का सहारा ले सकते हैं। अगर आप राजस्थान के भूगोल में इस पुस्तक का सहारा लेते हैं, इसके साथ में किसी भी कोचिंग के आप एक नोट्स ले लीजिए, ताकि नोट्स में क्या होता है, आप कुछ फैक्ट मिल जाएंगे और ये जो पुस्तक है उसमें आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अवधारणा समझ में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं नोट्स की ओर नहीं जाना चाहते हैं तो केवल आप हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक पढ़ लीजिए तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप इतना आपको आत्मविश्वास नहीं है, कुछ फैक्ट कम रह जाएंगे, तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो आपको कहूंगा केवल अगर आप हरिमोहन सक्सेना सर की पुस्तक पढ़ लेंगे तो भी भूगोल से जुड़ी सारी जो समस्याएं हैं, जो जिज्ञासाएं आपके साथ हो जाएगी। इसके बाद में जो राजस्थान की जो राजनीति है, राजनीति या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके लिए हम क्या करें, तो अभी मार्केट विद्यार्थी उनके राजस्थान की जो प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था है उनके खूब सारी पुस्तकें आती हैं, जैसे राहुल चौधरी, जनक सिंह मीणा है, राहुल चौधरी सर की पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, आरएएस के लिए अच्छी लिखी गई है। या फिर आपके जनक सिंह मीणा है, उनकी पुस्तक ले लीजिए, दोनों ही पुस्तकें बढ़िया है, दोनों नहीं ले, दोनों में से किसी एक का चुनाव करें। पुस्तकें एक सब्जेक्ट के लिए एक ही सोर्स होना चाहिए, ये सोर्स और नोट्स होने चाहिए, पुस्तकें दो नहीं होनी चाहिए, किताब तो एक ही होनी चाहिए। आप एडिशनल के रूप में नोट्स ले सकते हो किसी कोचिंग के, लेकिन किताब तो एक ही रखनी है, क्योंकि वही पढ़ी जाएगी। ज्यादा भटकने का प्रयास करोगे तो वो पुस्तक भी आपको याद नहीं होगी। इसके बाद में जो आपके राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको ज्यादा, एक तो आपको बजट पढ़कर जाना है और इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़कर जाना है। आरएस प्री और मेंस के अंदर जो आपके टॉपिक्स लिखे गए हैं, बिल्कुल वो टॉपिक्स आपके सर्वे से ही उठाए गए हैं। आपको बजट पढ़ लेना है, सर्वे पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो इकोनॉमिक्स के लिए, तो मेरे हिसाब से मनमोहन शर्मा जी की पुस्तक आती है, जो मनमोहन शर्मा जी की पुस्तक आती है, इस पुस्तक के अंतर्गत आपको जो राजस्थान है उसके साथ में भारत है और जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, तीनों शामिल की गई है। मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी से मुझे पता नहीं उसमें क्या सिस्टम हो रहा है, लेकिन पहले तो इसमें राजस्थान की भी आपके जो इकोनॉमिक्स है उसको शामिल किया गया था, भारत की इकोनॉमिक्स शामिल किया गया था, और मेंस में आपको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आती है उसको भी शामिल किया गया था। तो ये आप पढ़ लेंगे तो मेरे हिसाब से फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है आपकी। तो राजस्थान की मैंने हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात कर ली है, भूगोल की बात कर ली है, राजनीति की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की बात कर ली है। जब भी हम बातचीत कर रहे हैं तो मेंस का कोडिंग कर रहे हैं, जिनसे प्री भी आसानी से आपके निकल जाएगा। अब अगर हम भारत के जो विषय हैं, सामान्य ज्ञान जुड़े विषय हैं, उनकी अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम जो भारत का जो आपके इतिहास एंड आर्ट एंड कल्चर है उसकी बात ही कर लेते हैं आपके। तो भारत का जो विद्यार्थी प्राचीन प्लस मध्यकाल है, अब उसको हम हैंडल कैसे करें, इतना सारा जो आपके बड़ा वाइड सिलेबस है उसको कैसे हम कवर करें, सवाल आने की बहुत कम संभावना होती है यहाँ से। तो ध्यान रखेंगे, प्राचीन काल के लिए, मध्य काल के लिए अलग अलग पुस्तकें नहीं पढ़नी है, राजवंशों को ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको केवल यहाँ पर एक स्मार्ट स्टडी करनी है। किसी भी कोचिंग के नोट्स वो आपको मेंस के अकॉर्डिंग जिसमें लिखे गए हैं, जिसमें आपके आर्ट एंड कल्चर अच्छी तरीके से दिया गया है, वो आप ले लीजिए। किसी भी कोचिंग क्लास के आपके नोट्स ले लीजिए प्राचीन और मध्यकाल के लिए, और आधुनिक काल के लिए आप पुस्तक लीजिए। और इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जो पुस्तक है आधुनिक काल की लिखी गई है, अच्छी लिखी गई है, पूरा सिलेबस आपके कवर होता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और लेकिन प्राचीन और मध्यकाल के लिए किताबों को और नहीं जाएंगे, किताब जाएंगे तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे। किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, और नोट्स में पढ़ते हुए ध्यान रखना है आपको आर्ट एंड कल्चर ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि वो आपके मेंस में काम आएगा। राजवंशों की इतिहास ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। जो हमारा साहित्य है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी स्थापत्य कला है, उसको आप ज्यादा पढ़े, वहीं से सवाल ज्यादा पूछने की आपकी संभावनाएं रहती। तो हिस्ट्री से जुड़ी बातें हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके भूगोल की। जैसे भारत के भूगोल की अगर मैं बात करूं तो कक्षा आपके जो 9th है, कक्षा 11th और कक्षा 12th, इसकी आपकी एनसीईआरटी आप देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको ज्योग्राफी समझ में आ जाएगी, कोई आपके सामने समस्या नहीं रहेगी। और भारतीय इतिहास के संदर्भ में और विश्व इतिहास संदर्भ में और आप अच्छा करना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्णवाल की पुस्तक आती है, आप उसको ले सकते हैं।
और इनके साथ आप किसी भी कोचिंग क्लास के आप नोट्स ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो एनसीईआरटी है और बर्नवाल की पुस्तक है काफी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डीप पढ़ना चाहते हैं तो किसी एक कोचिंग क्लास का आप नोट्स इंक्लूड कर लीजिए जो मेंस के अकॉर्डिंग लिखे गए, और फिर इन तीनों को समाहित करके आप पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी से जुड़ी सारी चीजें आपके समाधान हो जाएगा। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए केवल और केवल एक ही पुस्तक का आप सहारा लें, वो है एल लक्ष्मीकांत। अगर कोई सामने सवाल आएगा तो इसमें से आ जाएगा, इससे बाहर सवाल आएगा तो जाहिर सी बात उसको करने की संभावना कमी रहेगी। लक्ष्मीकांत दे लीजिए, इनके साथ आप एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ दीजिए काफी। एनसीईआरटी पुस्तक तो आपको लेकर ही चलनी है, अवधारणात्मक सवाल आ जाए तो वहां आसानी से आप हल हो जाएगा। हालांकि एम लक्ष्मीकांत सर की जो पुस्तक है उसमें अच्छे से यूपीएससी के बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे से इसमें अवधारणा बताई गई है। नया एडिशन ले ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिल जाए। भारत के इकोनॉमिक्स के लिए वही है, भारत का उस वर्ष का बजट पढ़ने, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मनमोहन सिंह शर्मा जी की जो पुस्तक है, मनमोहन शर्मा जी की पुस्तक, वो आप ले लीजिए, काफी है मेरे हिसाब से तो। और भारत का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर आपकी बात कर ली है राजस्थान के जो आपके आपके जो हम किसी जीके हैं और भारत का जीके उनसे जुड़ी जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें मेंस के अकॉर्डिंग बताई गई हैं और 100% इनसे फिर निकलेगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपके सामने, बिल्कुल आप इन पर भरोसा रख सकते हैं। ऑथेंटिक बुक्स बताई हैं और अच्छी तरीके से आप काम आएगी। अब आ जाओ आपके साइंस और टेक, क्योंकि ये प्री में भी है और मेंस में भी है। तो साइंस एंड टेक के लिए आप क्या करें विद्यार्थियों, जो आपके साइंस के लिए, जैसे मैं साइंस की बात करूं, जैसे विज्ञान की बात करूं, तो विज्ञान में आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की जो एनसीईआरटी है पूरी नहीं पढ़नी है, अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ लेना है। इसके साथ में जो दृष्टि की जो आपकी आती है वो पढ़ लीजिए। दृष्टि वाली जो आपकी मैगजीन होती है जिसमें साइंस और टेक बताई गई है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें साइंस पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और जो प्रौद्योगिकी है टेक वाला जो हमारा जो पोर्शन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक के लिए, क्योंकि हालांकि टेक्नोलॉजी के लिए भी आपकी पुस्तक आती है राजस्थान बोर्ड में, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए दृष्टि की पुस्तक आपकी अच्छी है, क्योंकि प्रौद्योगिकी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस आते हैं। तो जो जब आप करंट की ओर जाएंगे तो वहां बता देंगे कि कौन सी आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए। विज्ञान के लिए आपको कक्षा 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़े, फिर दृष्टि की जो आप बुक है वो ले लें जिसमें साइंस भी है और जिसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी तरीके से बताई गई है। तो इस प्रकार से आपके ये चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। अब आपके एक चीज और बच गई है यहाँ पर, सर करंट के लिए, समसामयिक के लिए हम क्या करें, तो यहाँ पर आपको देखो दो चीजें हैं। एक तो होती है आपके जो बुक्स या मैगजीन होती है और एक होता है आपके यूट्यूब। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप आरएस जैसी प्रशासनिक सेवाओं जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो करंट के लिए यूट्यूब पर आप नहीं जाएं, बिल्कुल नहीं जाएं। 1 घंटा वहां आपकी क्लास होती है और 10 सवाल आपको सोल्व करवाए जाते हैं। तो सोचो 1 घंटे 60 मिनट में हम 10 सवाल आपने देखे हैं और वहां आने की संभावना है कि नहीं। अगर वही 1 घंटे बाद मैगजीन अच्छे से पढ़ते, उसको उसमें चिंतन करते, मनन करते, तो मेरे हिसाब से आप कहीं और बेहतर चीजें पढ़ पाते। आरएस के लिए आप यूट्यूब का सहारा नहीं ले, करंट के लिए मैगजीन में आप चीजें देखते हो। राजस्थान में एक तो ज्यादा प्रसिद्ध है आपके क्रोनोलॉजी, दूसरी है आपके मोमल। लेकिन मैं कहता हूं विद्यार्थियों, एक आपके जो विजन है, विजन 360 नाम से आपके आईएएस, जो आपके विजन आईएएस के नाम से आती है 360 नाम से, हर आपके मंथली आपकी मैगजीन है, उसमें आप देखेंगे जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उनको अच्छी तरीके से सम्मिलित किया गया। ये आप पढ़ें, इनको आप ध्यान रखें। तो अगर इन तीनों में से तीनों नहीं पढ़ने आपको, इसमें से आपको एक ही चुनाव करना है। विजन जो आईएएस है ये आपके जो भारत का, आप मान लीजिए चाहे आपकी राजनीति हो, भारत की प्रशासन हो, भारत का इकोनॉमिक्स हो, भारत की जो पर्यावरणीय समस्या जो करंट बेस्ड मुद्दे होते हैं उसमें अच्छे आते हैं। तो ये तो आपको पढ़ना चाहिए, हालांकि बड़ी है ये। आप जैसे आप राजनीति पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ते हो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पढ़ते हो एम लक्ष्मीकांत से, लेकिन उस समय हमारे भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है करंट बेस, वो इसमें अच्छी तरीके से आया हुआ है। जैसे आप प्रशासन की ओर जाओगे, लोक प्रशासन की बातें पढ़ोगे, लेकिन लोक प्रशासन में करंट में क्या हो रहा है, तो वो चीजें जब तक आप समझोगे नहीं तब तक, वो परंपरागत तरीके से पढ़ता होगे तो मामला खराब हो जाएगा। अभी जो आईएएस प्री का जो आपके एग्जाम हुआ है उसने सबको एक प्रकार से, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान सबको ध्वस्त कर दिया। हर एक चीज करंट से जोड़ के पूछी जा रही है। तो विजन आईएएस आप जरूर पढ़े, बड़ी है, समय लगेगा इसमें, लेकिन 1-2 बार आपको आदत पड़ गई ना तो फिर आप विजन के अलावा कोई आप पढ़ोगे नहीं आप। और राजस्थान के लिए क्रोनोलॉजी और मोमल में से कोई एक लेवे, तो इनसे आपके राजस्थान का करंट अफेयर्स हो जाएगा और इनसे आपके भारत का करंट अफेयर्स हो जाएगा। तो ये आप दोनों में से, तीनों में से कोई 2 लेवे, क्रोनोलॉजी मोमल में से कोई एक ले लें, और ये तो आपको पढ़नी चाहिए। अब विद्यार्थियों करंट को पढ़े कैसे, ये भी समय से क्या पढ़ लिया, लेकिन करंट को पढ़े कैसे, ऐसा नहीं कोई मैगजीन आपने हाथ में ले ली और अंडरलाइन करते चले गए, पढ़ते चले गए, नहीं।
करंट को पढ़ते हुए ध्यान रखना है, कोई मैगजीन आप एक बार पढ़ रहे हो तो उसी समय आपको ध्यान रखना है कौन सी बातें मेरे लिए अच्छी है, कौन सी बातें अच्छी नहीं है, जो अच्छी है उसको अंडरलाइन करो। फिर आप जब करंट पढ़ते हो तो देखो उसमें जब करंट पढ़ते हो देखो कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कोई करंट पढ़ रहे हो, वहां पर प्रधानमंत्री से जुड़ी कोई बात आ गई, राष्ट्रपति से जुड़ी कोई बात आ गई है, तो तुरंत वो बात अपने नोट्स के अंदर लिखो, ताकि जो आपके नोट्स हैं वो करंट बेस हो जाए, अपडेट हो जाए। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान का कोई करंट पढ़ रहे हो, वहां पर किसी आपके पुरातात्विक स्थल की जानकारी आई है, तो अब आपने जहां अपने पुरातात्विक स्थल के नोट्स बनाए तुरंत वो चीज वहां पर ऐड करो। अपने नोट्स को परंपरागत रूप से नहीं बढ़ाने, अपने नोट्स को करंट के साथ समाहित करना है, करंट अपडेट रखना उसमें। कैसा भी सवाल आए, ऐसा नहीं कि करंट को आप अलग सब्जेक्ट मान लो, परीक्षा के 1-1.5 महीने पहले शुरू कर दो, नहीं, वो प्री में काम आ जाएगा, मेंस में काम नहीं आएगा। मेंस में आप जब कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मेरी सब्जेक्ट, मेरी इस टॉपिक से अभी नई चीजें क्या चल रही है, वो नई चीजें उसमें आनी चाहिए। जब आप भारत के अंतर्गत मान लीजिए भारत की नदियां पढ़ रहे हो और गंगा नदी पढ़ रहे हो, तो भी वर्तमान में गंगा नदी से जुड़ी कौन कौन सी बातें करंट में चल रही है वो भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब आप मेंस में लिखो तो आपका उत्तर परंपरागत रूढ़िवादी नहीं लगे, वो करंट आधारित लगे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो करंट को आपको अपने पाठ्यक्रम से जोड़कर पढ़ना। ये होगी बात आपकी क्लियर। अब विद्यार्थी यहाँ पर फिर से छोटी मोटी बातें क्या पढ़ना चाहिए तो बता दिया, कैसे पढ़ना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक सब्जेक्ट की एक ही बुक और उसके साथ कोई आप नोट्स ले लीजिए, काफी है आपके। फिर आपके विद्यार्थियों प्री और मेंस के लिए अलग नहीं पढ़ा जाता, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है, इसमें प्री अपना भी शामिल हो जाता है। और एक और इसमें एक बात आती है विद्यार्थियों, कुछ बच्चों की एक और समस्या थी कि सर रिवीजन फिर है, तो रिवीजन में कहता हूँ विद्यार्थियों से कोई बुक्स है, कोई नोट्स है, आपने उसको पढ़ा, अपने खुद के नोट्स बनाए, फिर उन नोट्स को बार बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको चीजें आसानी समझ में आ जाएगी। तो पुस्तकों से जुड़ी जो हमारी समस्याएं हैं, करंट अफेयर से जुड़ी हमारी समस्याएं हैं, कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए, उनसे जुड़ी चीजें हमने यहाँ पर आपके देख ली। पुस्तकों की बात हो चुकी है और अब पुस्तकों के बाद में जो अगली समस्या जुड़ी है विद्यार्थियों, वो है टेस्ट सीरीज। ये एक अभी वर्तमान में नई आपकी जिज्ञासा बन गई है, नई समस्या बन गई एक प्रकार की। सर टेस्ट सीरीज से जुड़ी, हमें टेस्ट सीरीज से जुड़े कि नहीं जुड़े तो भी हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो भी एक समस्या बच्चों की निरंतर आ रही है। तो जितने मैंने बच्चों से बात की है विद्यार्थियों, उनको सुनने के बाद में मेरे सामने से 2 निष्कर्ष निकले हैं कि एक तो वह विद्यार्थी होते हैं जो स्वयं की रणनीति पर चलते हैं, उनका एक रणनीति फिक्स होती है, उनकी एक स्ट्रेटेजी फिक्स होती है, उसी रणनीति के अनुसार कार्य करेंगे। एक बच्चे वो होते हैं जो कोचिंग के द्वारा बनाई गई जो रणनीति है उस पर अमल करते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं। तो जो बच्चे स्वयं की रणनीति से होते हैं, स्वयं की रणनीति कैसे, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, कल ये पढ़ना है, परसों मुझे इसका रिवीजन करना है, आपकी खुद की एक बाउंड्री उसने बनाई है, उस बाउंड्री के अनुसार ही चलता है, उस सीमाओं के अनुसार ही चलता है। तो जो विद्यार्थी आपके स्वयं की रणनीति के अनुसार चलता है, उसे तो किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अभी क्यों नहीं करनी चाहिए उसकी बात करेंगे। और जो बच्चे किसी कोचिंग संस्थान से जुड़े हुए हैं और कोचिंग की रणनीति के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, वो बात भी सही, वो भी गलत नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है तो उसे निश्चित रूप से कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है ज्वाइन करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में 2 है, एक तो जिस कोचिंग से वो जुड़ा हुआ है उस कोचिंग की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, एक कोई दूसरी और कोचिंग जो अदर आपके हम कह सकते हैं कोचिंग है, आप जो अन्य कोचिंग संस्थान है उसकी भी एक टेस्ट सीरीज लें, ताकि आपको पता रहे कि भी आसपास दूसरे प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं और भी अलग प्रकृति के प्रश्न बनते हैं, उनकी भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब जो आपके विद्यार्थी यहाँ तो आपके जो कोचिंग अनुसार चलते हैं वो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, उनकी तो बात खत्म होगी। जो स्वयं की रणनीति पर कार्य करते हैं उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन क्यों नहीं करनी चाहिए विद्यार्थियों, उसको टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन नहीं करनी चाहिए कि उनकी 2 समस्याएं हमेशा सामने दिखाई देती है। 2 समस्याएं कैसे, एक तो विद्यार्थी जब भी वो टेस्ट सीरीज आपके ज्वाइन करते हैं, देने जाते हैं, तब उनको पता लगता है कि जो हमने पढ़ा है वो तो टेस्ट सीरीज में आया ही नहीं। दूसरी बात, जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किसी प्रकार का हम कह सकते हैं कि सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। हम कुछ और पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में कुछ और आ रहा है। अब जो टेस्ट सीरीज शेड्यूल होता है, टेस्ट सीरीज बताया जाता है कि आपसे ये पूछा जाएगा, लेकिन आप तो अपनी रणनीति से चल रहे हो। और जब आप अपनी रणनीति से चल रहे हो और उसके अंदर आप टेस्टों की रणनीति को आप जोड़ना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मानसिक तनाव उत्पन्न होता है। मानसिक तनाव इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आपकी टेस्ट सीरीज अच्छे से होती नहीं है, और फिर टेस्ट सीरीज में जो आपके नंबर्स होते हैं वो भी कम आते हैं, तो बच्चा मानसिक तनाव से गुजरने लग जाता है और वो एक स्तर पर सोचने लग जाता है कि टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन करके अच्छा काम किया है कि नहीं किया, तो बच्चा हतोत्साहित हो जाता है। क्योंकि अपनी रणनीति से चलने वाला बच्चा, जैसे मान लीजिए स्वयं की रणनीति से चलने वाला बच्चा, वो भारतीय इतिहास में मान लीजिए आपके
राजस्थान के इतिहास में पुरातात्विक स्थल पढ़कर चला गया हो और टेस्ट सीरीज के अंदर 1857 क्रांति आई है। अब बच्चा पढ़ रहा पुरातात्विक स्थल, टेस्ट सीरीज में 1857 क्रांति आई है, तो उस क्रांति से जुड़े प्रश्न कैसे हल कर पाएगा जब तक उसने इसको सही तरीके से पढ़ा नहीं। जबकि ये वाला बच्चा इसको कर लेगा क्योंकि वो तो कोचिंग के अनुसार चल रहा है, कोचिंग में 1857 क्रांति पढ़ाई, उसने पढ़ लिया, वो टेस्ट देने चला गया, नंबर अच्छा आ जाएंगे, उसके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी रहेगी। लेकिन स्वयं की रणनीतिकार बच्चा पुरातात्विक स्थल पढ़ रहा है, टेस्ट सीरीज बैठने गया, 1857 क्रांति जुड़े प्रश्न आ गए, अपना पता सही हो जाएगा क्योंकि इस बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं और इसके कम आए, तो बच्चा अपना आप पिछड़ा महसूस करेगा। तो आप इस वजह से टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करें। तो फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करने से हम पीछे नहीं रह जाएंगे, नहीं रहेंगे। यहाँ पर फिर आप 2 चीजों का चुनाव कर सकते हैं। जैसे मार्केट में जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है उनकी पीडीएफ मिल जाती है, उनके प्रश्न पत्र मिल जाते हैं, वो सारे प्रश्न पत्र आप एकत्रित कीजिए, एकत्रित कर लीजिए और जब भी आपको समय मिले घर पर, जब आपको लगे कि इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो पाठ्यक्रम समाहित किया गया है वो पाठ्यक्रम मैंने पूरा पढ़ लिया है, तो आप क्या करें, उस टेस्ट सीरीज को फिर लीजिए और घर पर ही होम पर अंदर बैठकर आप भी ईमानदारी से उस टेस्ट सीरीज प्रश्न पत्र को स्वयं हल करें और स्वयं उसका परीक्षण करें कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो आप आसपास होने वाली जितनी भी टेस्ट सीरीज है उनसे आप एक प्रकार से अपने आप को संबोधित कर पाएंगे। एक दूसरा तरीका है कि जब आप पूरा सिलेबस हो जाए तो सिलेबस के जब एक माह आपकी जो पूरी आपका रिवीजन का होता है, तो उस समय आप 2 या 3 टेस्ट सीरीज आप दे देवें जो मेजर होती हैं, फुल लेंथ वाली, वो 2-3 टेस्ट दे लें। उन टेस्ट से पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते समय कौन कौन समस्याएं आ रही है, कहाँ आपकी कमियां हो रही है, नेगेटिव मार्किंग आपसे कितनी हो रही है, वो सारी बातें 2-3 टेस्टों से पता चल जाती है। सर ऐसे हमारी सफलता की संभावना कितनी बनी रहेगी, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले या फिर जब हम तैयारी करते थे, वो तो चलो 10 साल पुरानी बात होगी, उस समय तो कोई टेस्ट सीरीज चलती भी नहीं थी, फिर ही बच्चों का सिलेक्शन होता था। आज भी हमारे गांव देहात में से खूब सारे बच्चे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी प्रकार की कोचिंग या लाइब्रेरी में नहीं जाते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो अपने मूल से जुड़े हुए हैं। वो जो फंडामेंटल, जो आपके हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से मूलभूत संरचना होती है किसी भी आपके एग्जाम की, वो उसको पकड़े हुए हैं, उनका बेसिक मजबूत है। इसलिए विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी करनी चाहिए, उसकी भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर जो किसी कोचिंग से जुड़ा हुआ बच्चा है, उसी की रणनीति से कार्य कर रहा है, उन्हीं को ज्वाइन करनी चाहिए। अपनी रणनीति से चला हुआ बच्चा अगर टेस्ट सीरीज में चला जाएगा तो मामला गलत हो जाएगा। जो बच्चा आपके टेस्ट खेल रहा है और अचानक उसको T20 में भेज दिया जाए तो कहीं ना कहीं बच्चा आपके आउट हो जाएगा। और कई ऐसा आपके बल्लेबाज होता है जो T20 का आपके शौकीन होता है, उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट खेलने भेज दिया जाए तो वहां मामला खराब हो जाएगा। दोनों की प्रकृति अलग होती है, आप ध्यान रखें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं की रणनीति पर भी कार्य करते हैं और कोचिंग की रणनीति से भी समझ स्थापित कर लेते हैं और अच्छे से टेस्ट दे लेते हैं, पर वो 1% ही होते हैं। आप अपने आप से पूछें कि क्या वो आप 1% में आते हो कि नहीं आते हो। अगर आते हो तो फिर आप मामला ठीक है। कई ऐसे बल्लेबाज होते हैं जो वनडे में भी अच्छा कर लेते हैं, T20 में अच्छा कर लेते हैं, टेस्ट में भी अच्छा कर लेते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस प्रकृति वाले विद्यार्थी में आते हो, अपना आपको देखें। मैंने दोनों बातें आपको यहाँ बताने की कोशिश की। तो टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई चीजें हैं, उनसे जुड़ी जो जिज्ञासाएं और समाधान है वो मैंने बता दिया है। एक आपके अगली और समस्या, सर कब पढ़े, एक तो ये, और कितना पढ़े, एक ही। तो इसका भी कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कब पढ़े ये तय नहीं है। एक बच्चा जो सफल हो जाता है वो बाद में विभिन्न कोचिंग संस्थान में जाता है और कहता है कि सुबह 7 बजे उठकर पढ़ता था, तो बच्चा सोचता है कल मैं भी 7 बजे उठूंगा, पढ़ाई करूंगा। अगली भर्ती होती है, बच्चा फिर टॉपर होता है, वो कहता है कि मैं नाइट में पढ़ता था, तो बच्चे फिर खड़े हो जाएंगे, अब नाइट में पढ़ेंगे। हम दूसरों का अनुसरण कर रहे हैं, हम अपने आप का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो हमारी आत्मिक, जो हमारी आंखें होती है वो हमारे आत्मा की खिड़कियां होती हैं। आप अपने आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कि आप अंदर से क्या चाह रहे हो, आप कब पढ़ना चाह रहे हो। आप सुबह पढ़ना चाहते हो सुबह पढ़े, दोपहर में पढ़ना चाहते दोपहर में पढ़े, शाम को पढ़ना चाहते शाम को पढ़े, रात में पढ़ना चाहते रात में पढ़े। किसी का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। ये बातें किसी से पूछी नहीं जाती, ये अपना आप से पूछी जाती है। इनके उत्तर कोई और नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकता, इनके उत्तर आप ही दे पाओगे। तो कब पढ़े ये आप खुद तय करें। कितना पढ़े हैं ये भी समस्या है। सर 12 घंटे पढ़े, 13 घंटे पढ़े, पागल हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। 2 दिन 12 घंटे पढ़ लिए, तीसरे दिन 12 घंटे नींद होगे, 2 दिन 14 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले 3 दिन 14 घंटे नींद होगे। कोई हमारे मानवीय क्षमताएं विद्यार्थियों कुछ सीमाओं के दायरे में होती है। हमारा जो मानसिक संतुलन है वो एक निश्चित प्रक्रियाओं से गुजरता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा अगर 6 से 7 घंटे अच्छी पढ़ाई कर लेता है, मैं तो 6-7 घंटे भी नहीं, मैं तो कहता हूँ एक बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल शांत रखकर, सारे मोबाइल, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होते हैं उनसे दूर रहकर 5 घंटे एकाग्र होकर पढ़ लेता है किसी भी एग्जाम को। अगर मान लीजिए प्री की अगर आपने 3 महीने अच्छे से 5 घंटे तैयारी कर ली और 6 से 7 माह 8 माह तक अगर 5 घंटा आपने मेंस की तैयारी कर ली अच्छी तरीके से, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी।
5 से 7 घंटे के बीच का दिन बिल्कुल अच्छा होता है। 7 घंटे के बाद में तो हम खुद से ही एक प्रकार से बोरिंग अधिगम का पठार बनने लग जाता है। हम बार बार अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं 12 घंटे पढ़ने की, 13 घंटे की पढ़नी। हमने कभी 12-13 घंटे पढ़ाई नहीं की। हमने जिन बच्चों को सिलेक्शन होते देखा उन्होंने भी 12-13 घंटे पढ़ाई नहीं की। अगर 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक समस्याओं से गुजरेगा। जब मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो फिर किसी पोस्ट पर जाकर क्या कर लोगे। इसलिए मध्यम मार्ग गौतम बुद्ध के द्वारा सुझाए गए जो मध्यम मार्ग है उस मध्यम मार्ग का अनुसरण करें। वीणा के तारों को इतना ढीला भी ना छोड़ें, वीणा के तारों को आप इतना कसकर भी नहीं रखें कि टूट जाएं, उनसे कोई आप किसी प्रकार ध्वनि ना निकले। मध्यम मार्ग का आप अनुसरण करें। कब पढ़ें अपने आप से पूछें। 24 घंटे में सब कभी भी पढ़ सकते हो, हर समय अच्छा होता है, हर समय ब्रह्म मुहूर्त है। कितना पढ़े तो मैंने बता दिया, लगभग 5 से 7 घंटे के बीच पढ़े। लेकिन कुछ बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, उनको 5 घंटे की भी आवश्यकता नहीं है। एक सामान्य बच्चा जितना चीजें 8 घंटे में कवर करता है वो बच्चा 4 घंटे में कवर कर लेता है, तो उसको 4 घंटे खूब है। और एक थोड़ा सा बिलो एवरेज बच्चा 8 घंटे पढ़ता है तब जाकर कहीं वो दूसरों बराबर आता है, तो फिर उसे 8 घंटे पढ़ने पड़े। लेकिन सामान्य बातें 5 से 7 घंटे के बीच पढ़े तो आपकी चीजें सही रहेगी। अगली समस्या है सर हमारे सामने 3 चीजें आती है पढ़ने के लिए। एक तो किताबें आती हैं, एक कोचिंग के नोट्स आते हैं, अब एक और नया चला है मॉड्यूल्स। हमारे समय मॉड्यूल्स नहीं होते थे, अब आपके मॉड्यूल्स चले हैं। कोचिंगों में आपके नोट्स लिखवाए जाते हैं, फिर अंत में बड़ी बड़ी पुस्तकें दी जाती हैं, मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज है इसमें से पढ़े क्या, तो ध्यान रखना है बुक्स मैंने जो बताई है वो पढ़ा आप। इसके साथ में आपने कोचिंग के नोट्स रखें, बस बहुत है। मॉड्यूल्स को आप छोड़ दीजिए, इतनी चीजें आपको याद नहीं हो सकती वहां पर। इनको भी कैसे पढ़ना वो भी ध्यान रखना है। बुक से कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसी चैप्टर को अपने नोट्स से पढ़ लिया। अब आपने क्या किया, दोनों को पढ़ने के बाद में अपने आपके जो शॉर्ट्स नोट्स है वो बनाइए। लेकिन वो शॉर्ट्स नोट्स किस तरह से बनने चाहिए आपके, वे शॉर्ट्स नोट्स आपके मेंस की तरह बनने चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। जैसे ही आपने टॉपिक बुक से पढ़ा, नोट से पढ़ा, उसके साथ में उस टॉपिक के पीवाईक्यू कर लिए, एमसीक्यू कर लिए और अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लिए। फिर के अकॉर्डिंग नहीं, मेंस के अकॉर्डिंग। और फिर उन्हीं नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। जहां आपको लगे समस्या आ रही है तो फिर से अपने नोट्स की ओर चले जाए, अपने बुक्स की ओर चले जाए, काफी। और अगर आप नोट्स को भी आप लगे ज्यादा है तो फिर जो बुक्स बताई गई है आप उन्हीं पर निर्भर करें। कुछ 2-3 विषय के लिए मैंने नोट्स बताए हैं, आप उन नोट्स को आप देख सकते हैं। हर विषय के लिए नोट्स को देखने की आवश्यकता नहीं। बुक पर ज्यादा ध्यान दीजिए, जहां आपको लगे बुक ज्यादा सारी संभावनाओं को आपके नियंत्रण नहीं ला पा रही, तो वहां मैंने कुछ नोट्स बताए। जैसे ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको कहा नोट्स पढ़िए, इकोनॉमिक्स में निकाला कि आप नोट्स पढ़ सकते हो, करंट या आपके साइंस से टेक के लिए मैंने कहा कि कहीं आप नोट्स देख सकते हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हर विषय के लिए नोट्स नहीं पढ़े जाते। मैंने कहा प्राचीन मध्यकाल के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं, तो ठीक है। हर विषय के लिए नोट्स नहीं पढ़े जा सकते, आपको कवर नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपके हो गया। और नोट्स दूसरों के नहीं, खुद के ही बनाने। बुक्स होगी, कोचिंग नोट्स हो गए, पीवाईक्यू एमसीक्यू निकाल लिए, खुद के शॉर्ट्स नोट बना लिए, नोट्स मेंस के अकॉर्डिंग बना लिए। अब बार बार उन्हीं नोट्स का रिवीजन करें ताकि आपका आधार मजबूत हो जाएगा। और अंत में एक और आपकी समस्या आ रही है रिवीजन की। सर रिवीजन कितना करें, तो ये प्रश्न पूछना ही गलत है। रिवीजन कितना करें, रिवीजन की वो सीमा नहीं है। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने 20 बार रिवीजन कर लिया तो मैं कहता हूँ कम है, एक बार और करो। अगर कोई बच्चा कहता है मैंने 30 बार रिवीजन कर लिया तो भी उस बच्चे से मैं कहता हूँ कम है, एक बार और रिवीजन करो। रिवीजन की कोई सीमा नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक रिवीजन होगा। रिवीजन का महत्व इतना है कि आपने क्या पढ़ा और आपने कितना पढ़ा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसकी है कि जो आपने पढ़ा है उसका आपने कितनी बार रिवीजन किया। आपने बहुत सारी किताब पढ़ ली है, बहुत घंटे तक पढ़ लिया, रिवीजन नहीं हो पाया, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही किताब पढ़ी है और बार बार इसी किताब में रिवीजन किया है तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास अलग ही होगा। पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करते हैं वो आप अपने टाइम टेबल के हिसाब सेट करें। इस सप्ताह के 7 दिन है तो 1 से 5 दिन पढ़ें, 6ठे दिन आप रिवीजन करें, 7वें दिन आप आराम करें, अपने मस्तिष्क को आराम दें, अपने आप को रिफॉर्म करें। फिर आप इस सोमवार से आप आइए और पढ़ने की शुरुआत कीजिए। अपना आपको भी समय देने की इसमें आवश्यकता है, वरना मशीन की तरह आप जाम हो जाओगे। तो रिवीजन को आप अपना अनुसार सेट करें, अपनी प्रकृति के अनुसार आप इसको सेट करें। अब एक और दिक्कत यहाँ पर और बच्चों से जब बातचीत की थी तो और समस्या आई थी पीवाईक्यू की। सर पीवाईक्यू या फिर एमसीक्यू कब करें, तो एक टॉपिक आपने पढ़ा, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा तुरंत उस टॉपिक का पीवाईक्यू एमसीक्यू करें। हर रोज पीवाईक्यू एमसीक्यू करने हैं आपको। अपने दिनचर्या में जो 30 मिनट है वो तो आपको पीवाईक्यू के निकालने ही है, एमसीक्यू के निकालने ही है। पीवाईक्यू एमसीक्यू करने से एक टॉपिक आपको अच्छे समझ में आता है। एक बात आपको ध्यान रखना है,
पढ़ा आपने ए और पीवाईक्यू कर रहे हो बी का, गलत है। जिस टॉपिक को पढ़ा है उसी टॉपिक का आपको पीवाईक्यू एमसीक्यू करना है। और जहां आपको ऐसा लगे कि पीवाईक्यू एमसीक्यू महत्वपूर्ण है, मेरे नोट्स का भाग नहीं है, तो तुरंत उस पीवाईक्यू एमसीक्यू को अपने नोट्स में शामिल कर लो, ताकि वो चीज आपको और बेहतर तरीके से याद हो जाए। हर रोज करना है, लगभग 30 से 35 मिनट तक पीवाईक्यू का अभ्यास करना है, एमसीक्यू का अभ्यास करना है। कौन सी लेवे, तो मार्केट में खूब सारी पीवाईक्यू एमसीक्यू, किसी को भी ना छोड़े, सब ले ले। तो हर रोज बार जितनी बार रिवीजन करना, उतनी बार पीवाईक्यू, उतनी बार एमसीक्यू आपको करते रहना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब जो हमारा सबसे लास्ट जो हमारा बिंदु है अंतिम का, वो है बदलता पैटर्न, जिसने आजकल के बच्चों को एक प्रकार से मानसिक असंतुलन की स्थिति में पहुंचा दिया है। सर बदलता पैटर्न क्या है, उसकी हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे अंतिम जो हमारी जिज्ञासा, और वो जिज्ञासा है आपके बदलते पैटर्न या जो परीक्षा की जो प्रकृति बदल रही है उसकी बात करते हैं। इतना हवा बना दिया है इस चीज को, इतना हवा बना दिया है कि बच्चा एग्जाम में बैठने से ही डर रहा है। लेकिन विद्यार्थियों, इससे जुड़ी हमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों, हम अभी भी अध्ययन करने की परंपरागत और अवैज्ञानिक तरीके ही अपना रहे हैं। हम जब तक बेसिक की ओर नहीं लौटेंगे तब तक हम इस चीज को कभी समझ नहीं पाएंगे। इस चीज को मैं एक उदाहरण से आपके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए राजस्थान के अंदर आपके हिस्ट्री के अंदर एक टॉपिक है आपके राजनीतिक संगठन। अब आप क्या करते हो विद्यार्थियों, राजनीतिक संगठन कैसे पढ़ते हो? पहले आप जब राजनीतिक संगठन पढ़ोगे तो जैसे आपने राजस्थान सेवा संघ के बारे में पढ़ा, तो आप क्या करते हो, राजस्थान सेवा संघ कब बना, कहाँ बना, किन किन व्यक्तियों का योगदान है, कौन इसके पहले अध्यक्ष थे, इसके अधिवेशन कहाँ हुए, बस आपको ऐसा लग गया कि हमने सब कुछ पढ़ लिया। ये एक तरफा सिंगल वे के आपके एक पढ़ाई करने का तरीका है। अगर आप राजस्थान सेवा संघ जब आप पढ़ते हो और राजस्थान सेवा संघ जब आप पढ़ रहे हो और आपको ये पता नहीं कि इस संगठन का किसान आंदोलन में क्या योगदान है, इस संगठन का जनजातीय आंदोलन में क्या योगदान है, इस संगठन के समाचार पत्रों ने क्या भूमिका निभाई है, इस संगठन से जुड़े जितने भी व्यक्तित्व हैं उनका हमारे राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान है, और इस संगठन का जो सामाजिक सुधार में योगदान है, अगर आपको पता नहीं है तब तक आपने इस संगठन से पढ़ा ही नहीं। जो आप वन वे पढ़ रहे हो वो है आपका पुराना तरीका, और जब आप चीजों को इंटरलिंक करते हो वो है नया तरीका। अब प्रश्न आपके नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हो कि पैटर्न बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। इस चीज को कोई मना नहीं कर सकता। जैसे पहले चीजें करंट से जोड़कर नहीं पूछी जा रही थी, अब करंट से जोड़कर पूछी जा रही है। जैसे पहले सवाल पूछ लिया जाता था कि राजस्थान सेवा संघ के बारे में बताइए, कि राजस्थान सेवा संघ की किसने स्थापना की है, कहाँ हुई, इसके अधिवेशन के बारे में बताइए। लेकिन अब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में या आजादी के दौरान राजस्थान सेवा संघ की भूमिकाओं पर चर्चा करें, तब अब राजस्थान सेवा संघ की वो बातें भी ध्यान रखनी पड़ेगी जो उसकी राजनीति से जुड़ी हुई है, जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो जनजातीय आंदोलन से जुड़ी हुई है, जो समाचार पत्रों से जुड़ी हुई है, जिनके व्यक्तित्व हैं, जिनके सामाजिक योगदान है, सब कुछ आपको एक दूसरे से इंटरलिंक करना पड़ेगा। आप जब किसान आंदोलन पढ़ते हो तो इस चीज को भूल जाते हो, जनजातीय आंदोलन पढ़ते हो इस चीज को भूल जाते हो। तो पता होना चाहिए राजस्थान जब भील आपकी जनजाति का आंदोलन हुआ था शीरो के अंतर्गत, जब भीला जब भूला और बालोल या सिया हत्याकांड हुए थे, तो उस समय राजस्थान सेवा संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस चीज को लोगों के सामने रखने के लिए। और किसान आंदोलन आप देखते हो, बिजोले किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, सिक्कर किसान आंदोलन है, नीमूचोना किसान आंदोलन है, सब जगह हमें कहीं ना कहीं राजस्थान सेवा संघ की भूमिका नजर आ रही है। समाचार पत्र जब पढ़ते हो तो नवीन राजस्थान है, तरुण राजस्थान है, राजस्थान केसरी है, ऐसे समाचार पत्रों में कहीं ना कहीं आपके राजस्थान सेवा संघ से जुड़े व्यक्तित्व थे। चीजों को इंटरलिंक करना सीखो। इंटरलिंक नहीं करोगे, वन वे पढ़ोगे, पुराना तरीका पढ़ोगे तो परीक्षा मात खा जाओगे। तो हमें दो बात ध्यान रखनी है। नया जो हमें तरीका, एक तो एक दूसरे चीजों को अंतर संबंधित करना है, और दूसरी बात जो भी पढ़ रहे हो उसको करंट से जोड़ना है। जब आप सीख जाओगे और जो भी पढ़ रहे हो हमें उसका मूल, हमें उसका बेसिक एकदम हमारा मजबूत होना चाहिए, तथ्यात्मक नहीं। उसके हमें एकदम जो कथन होते हैं उनसे जुड़ी जो बातें होती हैं, उनसे जुड़े जो आपके जितने भी हम कह सकते हैं कि अवधारणाएं हमारे दिमाग में एकदम स्थायी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, तब जाकर हम किसी भी चीज को आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो पैटर्न बदल रहा है, उस बदलते पैटर्न के अनुसार हमें हमारी पढ़ाई करने का तरीका भी बदलना चाहिए। गाइडों की तरह अपना आपको मशीन नहीं बनाए, गाइडों में जो लिखा वैसा नहीं पढ़े, किताबों की ओर जाइए, किताबों को पढ़िए। अपनी कहते हैं ना वो आपके अपने जो मूल है, जो अपना फाउंडेशन है हमारी, वो इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कैसा ही प्रश्न आए, कैसे भी आपके हम कह सकते हैं कि संभावनाओं, उन सभी संभावनाओं सारे प्रश्नों को हल कर सके। तो
हमने एकदम बिल्कुल बेसिक से पेपर की प्रकृति क्या होती है, किताबें कौन सी होती है, रिवीजन कैसा करना है, बुक्स कैसी पढ़नी है, मेरिट का क्या रह सकता है इसमें अनुमान, कितने प्रश्न हमें करने चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, पीवाईक्यू के योगदान है, एमसीक्यू क्या योगदान है, कोचिंग क्या है, नोट्स क्या है, ये जो अपनी टेस्ट सीरीज क्या है, बदलते पैटर्न भी हमारी क्या सोच है, सारी बात पर हमने चर्चा कर ली है। अब विद्यार्थियों ये वीडियो देखने के बाद आप फिर किसी और वीडियो की ओर जाते हो, वहां पर भी आप देखते हो आरएएस बनने की रणनीति, तो फिर आपकी आत्मविश्वास विल पावर बिल्कुल निम्न तक स्तर पर पहुंच चुका है और आप इस एग्जाम पास नहीं कर पाओगे। एक वीडियो कहीं से भी देखें, एक आदमी कहीं से भी पूछे, बस एक बार देखें, एक बार पूछे, उसके बाद आप लक्ष्य की ओर लग जाए। उसके बाद आपको ये नहीं देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक बार आपने किसी भी कोचिंग संस्थान के वीडियो देख लिया, बस देख लिया, अब दूसरे मेरा नहीं देखना फिर वीडियो आप। एक बार आपने किसी अध्यापक से बात कर ली, इस एग्जाम जुड़ी, फिर किसी दूसरे अध्यापक से बात नहीं करनी, फिर उसमें लग जाना है। अगर आपने किसी ऐसे अपने मित्र से बात कर ली जो इस परीक्षा में अच्छे से इसने सफलता प्राप्त की है और आपने अच्छे से बात कर ली, फिर किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं, किसी अध्यापक से बात करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। बस अब जरूरी है कि आप उस चीज में लग जाइए जो आपकी परीक्षा चाहती है। तो मेरे हिसाब से जितने मैंने बच्चों से बात की है, जितने हमारे बच्चे जिज्ञासा लेकर आई हैं, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन कम संसाधनों में हमने चीजें आपको सोल्व करने की, समाधान करने की कोशिश की है। अब हम जो यूट्यूब पर राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आरएएस मेंस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी ग्रेड फर्स्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तब ये चीजें काम आएगी, और आरएएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं, प्री की तैयारी, तब ये चीजें आपके काम आ जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और भर्ती आ चुकी है, उस भर्ती को अगर आप एक बोझ की तरह लेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और इस भर्ती को एक आप उपहार मानेंगे, एक अवसर मानेंगे, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। जब हम मेंस देते थे तो गाइडेंस की कमी होने की वजह से हम इस भर्ती को बोझ मानते थे, मेंस आ गया डरते थे, लेकिन हमें को ये बताने वाला नहीं था। डर लग रहा है मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। जो काम हम नहीं कर पाए वो काम अगर हमारे विद्यार्थी करते हैं तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। आप अच्छे से पढ़ें, और भी आपकी जिज्ञासा है तो हम उनको आगे और किसी आपके वीडियो में लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।